नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम इंसान आखिर ऐसे क्यों हैं जैसे हम हैं? आज हम मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं ताकि ठीक इसी सवाल की तह तक पहुंच सकें। जरा सोचिए, हम जैसे भी हैं वैसे क्यों हैं? हमारे समाज, हमारी मान्यताएं, हमारी भाषाएं, ये सारी पेचीदा चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और यही आज की हमारी पड़ताल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और इस बड़े सवाल का जवाब एक ही विज्ञान में छिपा है, एंथ्रोपोलॉजी। अगर सीधे सीधे कहें तो ये इंसानों का अध्ययन है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो अतीत से लेकर आज तक इंसानों को हर नजरिए से देखता है, चाहे वो उनका शरीर हो, उनकी संस्कृति हो या उनका समाज। अब देखिए, इंसानियत इतनी बड़ी और उलझी हुई चीज है कि उसे एक ही बार में समझना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसे 4 अलग-अलग लेंस से, मतलब 4 अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। जी हाँ, 4 मुख्य शाखाएं हैं और इनमें से हर एक हमें इंसानियत की इस बड़ी सी पहेली का एक खास हिस्सा समझने में मदद करती है। चलिए एक-एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा फोकस हमारे शरीर पर है, हमारे जीन्स, हमारा विकास कैसे हुआ और हम अलग-अलग माहौल में खुद को कैसे ढालते हैं। इसमें हमारे पुरखों के फॉसिल से लेकर आज की जेनेटिक्स तक सब कुछ शामिल है। दूसरा है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये उन चीजों का अध्ययन करता है जो लोगों के अलग-अलग समूहों को एक दूसरे से खास बनाती हैं। उनका कल्चर, उनके रीति रिवाज, उनके विश्वास और यहाँ तक कि उनके आर्थिक सिस्टम भी। फिर तीसरा आता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इन्हें आप अतीत का जासूस समझ सकते हैं। ये पुरानी सभ्यताओं की कहानियों को उन चीज़ों से खोज निकालते हैं जो वो लोग अपने पीछे छोड़ गए, जैसे उनके औजार, उनकी कला और उनके घर। और आखिर में चौथा है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। इसका फोकस इंसानी भाषा पर होता है कि भाषा कैसे बनी, कैसे विकसित हुई और ये हमारी संस्कृति और हमारी सोच से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये तो हो गया कि एंथ्रोपोलॉजी क्या-क्या पढ़ती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट आखिर अपना काम करते कैसे हैं? उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या होता है? वो मुख्य तौर पर 2 बहुत ही दमदार तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है होलिस्टिक अप्रोच, मतलब समग्र दृष्टिकोण, जो इंसानी जिंदगी को एक पूरी आपस में जुड़ी हुई तस्वीर की तरह देखता है। और दूसरा है कंपैरेटिव अप्रोच, यानी तुलनात्मक, जिसमें अलग-अलग कल्चर की तुलना करके उनमें समानताएं और अंतर खोजे जाते हैं। उनकी सबसे खास तकनीक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि वो जिस भी समुदाय के बारे में जानना चाहते हैं, वो उन्हीं के साथ जाकर रहते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखते हैं, ताकि एक गहरी और असल समझ हासिल कर सके। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस विषय के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को देखते हैं जो इसके काम करने के तरीके को एक दिशा देते हैं। शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी कल्चर को उसकी अपनी शर्तों पर समझना, बिना उसे बेहतर या घटिया समझे। एंथ्रोपोलॉजी हमें सिखाती है कि कोई भी संस्कृति सुपीरियर नहीं होती। हर एक का अपना एक तर्क और अपना एक इतिहास होता है। एक और बहुत बड़ी बहस है नेचर बनाम नर्चर, यानी हम अपने जीन्स की वजह से ऐसे हैं या अपने माहौल और परवरिश की वजह से। एंथ्रोपोलॉजी इस मामले में कोई एक साइड नहीं लेती। वो ये मानती है कि हम जो कुछ भी हैं उसे बनाने में हमारी बायोलॉजी और हमारे अनुभव दोनों का ही बराबर का और जरूरी हाथ है। ठीक है, ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये ज्ञान असल दुनिया में काम कैसे आता है। चलिए पता करते हैं कि इसका असर कितना ज्यादा और कितनी दूर तक है। एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ दूर दराज के कल्चर को पढ़ने तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल शहरों की प्लानिंग में, बिजनेस में, आपदा प्रबंधन में, हेल्थ केयर, शिक्षा और यहाँ तक कि माइग्रेशन जैसे अनगिनत मॉडर्न फील्ड्स में होता है। एक उदाहरण लेते हैं बिजनेस का। बड़ी बड़ी कंपनियां एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हायर करती हैं ये समझने के लिए कि ग्राहक असल में क्या चाहते हैं, या फिर ऑफिस का माहौल कैसे बेहतर बनाया जाए, या ऐसे ऐड कैसे बनाए जाएं जो लोगों से सीधे कनेक्ट कर सकें। और आपदा प्रबंधन में भी ये उतना ही जरूरी है। सोचिए, बाढ़ या भूकंप जैसी किसी घटना के बाद एंथ्रोपोलॉजी ये समझने में मदद करती है कि उस समुदाय की सांस्कृतिक जरूरतें क्या हैं, ताकि राहत का काम ज्यादा असरदार और सम्मानजनक तरीके से हो सके। तो इन सारी बातों के बाद हम उसी सवाल पर वापस आते हैं
कि आखिर ये विज्ञान आज के दौर में इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन सांस्कृतिक टकराव भी बहुत होते हैं। वहां एंथ्रोपोलॉजी आपसी समझ, सम्मान और सहनशीलता बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। बिल्कुल ठीक कहा गया है कि एंथ्रोपोलॉजी का सबसे बड़ा रोल मानवता को समझकर दुनिया को एक अधिक समावेशी और जागरूक जगह बनाना है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक सवाल अपने आप से पूछना तो बनता है, अब अपनी दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को और हाँ, खुद को किन नए नजरियों से देखा जा सकता है।